हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हाँ, अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम सुपर फास्ट क्लास की इस चौथे वीडियो के साथ में आप लोगों के बीच में हूं। अगर आप इसके पहले वीडियो नहीं देखे होंगे तो रदरफोर्ड की परिकल्पना, बोहर की परिकल्पना, इन सभी भी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन सभी क्लासों को नहीं देखे होंगे तो आप जा करके देख लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें बताया गया नाभिक की संरचना। नाभिक की संरचना आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। आज इस चैप्टर के इन बहुत सारी जो हेडिंग है, जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की परिकल्पना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की परिकल्पना, और नाभिक का की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, नाभिक का आकलन कैसे करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग लास्ट तक वीडियो तो जरूर देखिएगा और वास्तव में बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जगह हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की परिकल्पना के बारे में। ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना के बारे में बताते हैं, सबसे पहले आप लोग एक रफ और एक पेन लेके बैठिएगा। इसलिए मैं इसको नोट कर देता हूं कि आप लोग एक हमारे साथ साथ फेयर कॉपी या नोट्स बनाते चलिए, जो आपके पेपर के तौर पर फास्ट पढ़ने में क्या हो, बहुत आपके लिए बहुत लाभदायक हो। देखिएगा, सबसे पहले जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की परिकल्पना के बारे में बात करते हैं तो आपका रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन यहाँ पर क्या होता है, प्राप्त होगा। और रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन के माध्यम से आपको बताया गया था कि जो नाभिक होता है, नाभिक के बारे में बताया कि जो आपके धन आवेश होते हैं, वह समस्त धन आवेश क्या होता है, किसी एक केंद्र पर केंद्रित होते हैं, किसी एक केंद्र पर संकेंद्रित होते हैं, जिनको हम नाभिक के नाम से जानते हैं। और उन्होंने जब नाभिक की खोज कर लिया और नाभिक की खोज किया और नाभिक को उन्होंने बताया था कि 10⁻⁻15 मीटर कोट का होता है। क्योंकि मेरे प्यारे आपको पता है कि नाभिक की खोज परम गतिशीला रदरफोर्ड है अति गुणशीला, रदरफोर्ड है अति गुणशीला, अखोज करत जब थके टॉमसन, तभी हुए इलेक्ट्रॉन के दर्शन। अर्थात जो आपका रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने आपके नाभिक की क्या किया था, खोज किया था। और उन्होंने बताया था कि जो नाभिक है 10⁻⁻15 मीटर फुट का होता है। उसके बाद फिर उन्होंने बताया नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होता है, वह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं, जिनका ऋण आवेश नाभिक के धन आवेश से क्या होता है, बराबर होगा। अब यहां देखिएगा, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होता है एक निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। इसको कौन बताया था, इसको बोहर ने बताया था। बोहर ने बताया था जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणित होता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जिनका जो ऋण आवेश होता है वह नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। अर्थात जो आपका ऋण आवेश है, वह ऋण आवेश क्या होता है, नाभिक में उपस्थित धन आवेश के बराबर होगा। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉनों का आवेश और प्रोटॉनों का आवेश दोनों आपस में बराबर हो जाता है, जहां पर वहां पर क्या हो जाता है, उदासीन होगा। इसलिए मेरे दोस्त यहाँ पर बोलेंगे कि नाभिक जो आपका परमाणु होता है, परमाणु क्या होगा, परमाणु आपका क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर आपके इलेक्ट्रॉन हो आपके ऋण आवेश होते हैं, और नाभिक के अंदर जो आपके प्रोटॉन होते हैं ये धन आवेश होते हैं। और अर्थात ये भी बताया गया है कि ऋण आवेश जो होते हैं धन आवेश के बराबर होंगे। अर्थात आपका नाभिक जो परमाणु है, परमाणु मेरे दोस्तों क्या हो गया, उदासीन हो गया। यहां से क्वेश्चन बनता, अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि परमाणु आपका उदासीन होगा या नाभिक उदासीन, मेरे प्यारे आपको पता होना चाहिए कि आपका जो नाभिक होता है, नाभिक आपका धन आवेश होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे परमाणु की, परमाणु आपका क्या होगा, ऋण उदासीन हो, क्योंकि इसमें ऋण आवेश और धन आवेश दोनों होते हैं। लेकिन ऋण आवेश बराबर धन आवेश दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इस बात को आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद फिर उन्हें 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड ने
प्रोटॉन की खोज की। रदरफोर्ड ने क्या किया था, प्रोटॉन की खोज किया था और उन्होंने बताया कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि जो इसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा वह प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होगा। आप सभी लोगों को पता है, मान लीजिए कोई आपका परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर क्या करते हैं मेरे दोस्तों, चक्कर लगाते हैं त्रिविम कक्षाओं में। तो इन्होंने बताया नाभिक में जो उपस्थित द्रव्यमान है आपका ईएम, यानी कि एम इंटू वी मास ऑफ प्रोटॉन है, वह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यानी कि इसके हाइड्रोजन के द्रव्यमान की क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ बताया गया है कि प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है, सॉरी, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वह नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होगा। अर्थात नाभिक के अंदर जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वह क्या होगा, नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। यहीं पर एक बात इन्होंने बताया था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन जो है, मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान की अपेक्षा जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बिल्कुल नगण्य के बराबर माना जाता है, नगण्य के बराबर होता है। इसको भी यहीं पर क्या किया था, परिकल्पना किया था। अब इन्हीं सभी परिकल्पनाओं के आधार पर, इन्हीं सभी बातों के आधार पर उन्होंने एक परिकल्पना दी कि किसी परमाणु का जो नाभिक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु का नाभिक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन द्वारा संरचित होता है, यानी कि जो नाभिक होता है, नाभिक आपका परमाणु का जो नाभिक होता है वह प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा संरचित होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बना होता है तथा ये दोनों संयुक्त रूप से नाभिक के धन आवेश तथा द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी होते हैं। और जब इन दोनों को हम संयुक्त करेंगे तो आपको क्या होगा, धन आवेश तथा नाभिक के द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी माना जाता है। आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, जो आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परिकल्पना थी, इनके कुछ दोष थे। इनके 3 दोष थे। सबसे पहला दोष ने बताया था नाभिक का आकार 10 की पावर 15 मीटर कोटि का होता था। इसको आपके रदरफोर्ड ने बता दिया कि नाभिक का जो आकार 10 की पावर -15 मीटर कोटि का होता है। लेकिन यहीं पर अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर अगर देखा जाए, अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर देखा जाए, यदि इलेक्ट्रॉन इतने सूक्ष्म स्थान में सीमित हो, यदि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वह इतने सूक्ष्म स्थान पे सीमित होते हैं तो उसकी जो ऊर्जा है वह ऊर्जा 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होनी चाहिए। यानी इन्होंने बताया अनिश्चितता का जो सिद्धांत था, अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है अगर इलेक्ट्रॉन इतने सूक्ष्म स्थान पर क्या होने सीमित हो तब उनकी जो एनर्जी होनी चाहिए, उनकी एनर्जी 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होनी चाहिए। लेकिन यहां पर बताया गया जो रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक से केवल अल्फा कणों की जो ऊर्जा होती है वह केवल 2 से 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी कितना होने चाहिए, 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो उत्सर्जित हो रहा कितना हो रहा है, केवल आपका 2 से 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उत्सर्जन हो रहा है। अर्थात में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा का यह अंतर यानी कि 100 और 2 3 इतना बड़ा अंतर को देखते हुए उन्होंने बताया कि नाभिक के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। या किसके आधार पर, ऊर्जा के इतने अंतर, ऊर्जा का ये अंतर जो है यह अंतर दर्शाता है कि नाभिक के अंदर आपके ना तो इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाएंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा, आपको एक परिकल्पना मिलेगी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की परिकल्पना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की परिकल्पना की अगर बात देखेंगे तो आपको पता है ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे है ना, सब लोगों को पता होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। आपको मिलेगा कि 1932 ईस्वी में जब न्यूट्रॉन की खोज हो गई थी और 1932 ईस्वी में जब न्यूट्रॉन की खोज हुई मेरे प्यारे, तो यहाँ पर उन्होंने बताया न्यूट्रॉन जो होता है या आवेशहीन पाया जाता है, यानी न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसका जो द्रव्यमान होता है वह द्रव्यमान आपके प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर पाया जाता है। वही चीज हमने लिखा 1932 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई जो कि आवेशहीन होता है, परंतु इसका जो द्रव्यमान होगा मेरे प्यारे वह प्रोटॉन के द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है।
और अगर हम बात करें कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, यह हमेशा नाभिक में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये क्या होंगे, नाभिक में उपस्थित होते हैं और इन्हीं दोनों को योग यानी कि जो प्रोटॉनों और प्लस आपका न्यूट्रॉन है, इनका दोनों का जो योग होता है उसी को हम द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान होगा, जो इनका योग होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, परमाणु भार। परमाणु भार के नाम से जानते हैं, परमाणु भार के नाम जानेंगे या द्रव्यमान संख्या के नाम से जानेंगे, द्रव्यमान संख्या के नाम से जानेंगे, या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियानों का योग, न्यूक्लियानों का योग। ये शब्द बहुत बेहतर है, या इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियानों का योग के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होगा, यह योग में दोस्तों क्या होगा, द्रव्यमान संख्या के बराबर, परमाणु भार के बराबर, यह न्यूक्लियानों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसके बाद में प्यार देखेंगे कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन के पश्चात उन्होंने बताया था नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक जो होता है 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। तो नाभिक का आकलन कैसे करें, नाभिक का आकार को हम कैसे फाइंड करेंगे, अब इसके बाद हम देखेंगे। अब रदरफोर्ड को हमें याद करते हैं। रदरफोर्ड ने आपको बताया था नाभिक 10⁻15 मीटर कोटि का होता है, लेकिन यहां पर बताया गया कि जो नाभिक का आयतन होता है, नाभिक का आयतन, उसमें विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या मतलब होता है मेरे प्यारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग, यानी कि किसके बराबर होता है, ए के बराबर। न्यूक्लियन, जो न्यूक्लियन में जो नाभिक में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जो आपका नाभिक क्या होता है, आपका जो आयतन है, आयतन क्या होगा, न्यूक्लियनों की संख्या की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यदि नाभिक का जो द्रव्यमान ए है तथा त्रिज्या आर होगी, तो इस कंडीशन मेरे प्यारे आपको पता है कि जो नाभिक होगा, नाभिक क्या होता है, नाभिक का आयतन अगर देखेंगे और क्या होता है, गोले आकार को होगा, और गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होगा। अनुक्रमानुपाती मेरे प्यारे क्या कर देना है आपको, न्यूक्लियनों की संख्या बराबर ए, न्यूक्लियनों की संख्या बराबर एक क्या कर देना, इसको अनुक्रमानुपाती कर देना है। ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होगी, तब हम यहां से एक चीज मिलेगा, आर अनुक्रमानुपाती ए की पावर 1/3, आर अनुक्रमानुपाती 1 की पावर a/3। जब आपका स्क्वायर क्यूब हटेगा इधर से, तो उधर क्या होगा, 1/1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब एक बात और याद कर लीजिएगा, अब जब ये अनुक्रमानुपाती नियतांक में दोस्तों यहां हटेगा, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, r नॉट a की पावर 1/3, r इज इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3 आपको यहां पर प्राप्त हो रहा है। जहां r नॉट आपका एक नियतांक होता है, जिसका r नॉट क्या होगा, एक नियतांक होगा, आर नॉट क्या होता है, एक नियतांक हो जिसका मान 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है, 10⁻⁻15 मीटर लगभग होता है, ये आपका आर। हाँ, हमने आपको नाभिक के आकार के बारे में बता दिया, नाभिक आपका गोलाकार होता है, लेकिन हम बात करते हैं नाभिकीय घनत्व। नाभिक का घनत्व कितना होगा, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, माना कि एक न्यूक्लियन का औसत जो द्रव्यमान है वह स्मॉल है, यानी कि एक न्यूक्लियन दिया गया जिसका औसत द्रव्यमान कितना दिया गया मेरे प्यारे, स्मॉल m। नाभिक का द्रव्यमान मान लीजिए कितना दिया गया है, a दिया गया, नाभिक का द्रव्यमान कितना दिया गया है, a दिया गया है। उस कंडीशन में नाभिक का द्रव्यमान देखिएगा, यदि प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान आपका स्मॉल है, तो नाभिक के द्रव्यमान है तो उसको क्या करना, उसी में गुणा कर दिया जाता है, जिससे नाभिक का द्रव्यमान m बराबर ये स्मॉल m इंटू क्या हो गया, a। अब हम कहते हैं कि यदि आपका नाभिक की त्रिज्या कितना दिया गया हो, r दिया गया हो, उस कंडीशन में आयतन क्या होता, आयतन भी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या होता, आयतन का फार्मूला होगा। लेकिन मेरे प्यारे इसके जस्ट पहले हमने आपको r का मान निकलवाया था कि r का मान r नॉट a की पावर a/3 होता है, तो वही r का मान क्या करना है, इसके स्थान में लिख देना है, इसका क्यूब करके। अब जब इसका इसके साथ गुणा करें तो क्या मिलेगा, r क्यूब हो जाएगा, और इससे ये क्या होगा, कैंसिल होगा, अर्थात क्या मिलेगा, a मिलेगा। इसीलिए जब इसको हम सॉल्व करे थे, आपका एक r की पावर 3 इंटू a मिल गया।
इसके बाद हम घनत्व की बात करते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो घन आपका द्रव्यमान कितना मिला, एम इंटू ए, और आयतन आपका मिला 4/3 पाई आर नॉट ए की पावर, है ना। अब यहाँ पर ए से क्या होगा मेरे प्यारे, कैंसिल होगा, और 3 आपका ऊपर चला जाएगा, जिससे 3m बटे 4 पाई आर नॉट क्यूब, ये आपका क्या होगा, नाभिक का घनत्व प्राप्त होता है। क्या होगा, नाभिक का घनत्व या डेंसिटी प्राप्त हो जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे एक एएमयू का मान ज्यादातर आपको याद होना चाहिए, इसका डेरिवेशन कोई आपको लेना देना नहीं होता, लेकिन ध्यान दीजिएगा एएमयू, एक एएमयू को एटॉमिक मास यूनिट या परमाणु द्रव्यमान इकाई के नाम से जानेंगे। और यह हो जो आपका एक एएमयू या एक यूनिट या एक एएमयू जो होता है, एएमयू जो होता है वह हमेशा कार्बन 6C12 के 12वें भाग के बराबर होता है। तो एक लाइन ये याद कर लेना, दूसरी लाइन मेरे प्यारे याद कर लेना कि एक एएमयू, एक एटॉमिक मास यूनिट का जो मान होता है 1.66 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। इस बात को विशेष याद करके, एक एएमयू का मान तो आपको भूलना ही नहीं है। एक एएमयू का मान होता है 1.66 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अब जब हम दोनों के मान को रखेंगे क्या होगा, डेल्टा ई इज इक्वल 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 और 9 इंटू 10 की पावर गुणा हो जाएगा 8 में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 16 हो जाएगा। अब इसके साथ गुणा करा लीजिए, डेल्टा ई बराबर 6 के 54 के 4 हो गया, हासिल 5, 6 के 54 में जब हम क्या 5 जोड़ेंगे 55 56 57 58 59 मिल जाएगा, और 6 9 के 9 और 9 5 14, 9 के 9 5 14, आप क्या कर देना है, 1 2 अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है, इंटू 16 27 में से जब हम 16 घटाएंगे तो मेरे दोस्तों क्या होगा, 10 की पावर आपका हो जाएगा, 10 की पावर आपका मिलेगा -11। 10 की पावर कितना हो जाएगा, -11 जूल आपको क्या मिल गया, ये डेल्टा ई का मान प्राप्त हो गया 14.9 इंटू 10 की पावर -11। 10 की पावर कितना मिल गया दोस्तों में, -11 मिल गया। अगर आप चाहेंगे इसको 1.49 इंटू 10 की पावर कितना कर देंगे, -10 जूल भी आप क्या करेंगे, इसको प्राप्त कर लेते हैं। अब इस जूल को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे क्या होगा, हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10 की पावर -19 जूल होगा। तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं लेना है, अगर आपको एनर्जी दी गई है, जूल में दिया गया है, तो जो जूल में दिया जाए उसी को 1.6 10 की पावर -19 क्या कर देना, आपको भाग कर देंगे। जो भी आपके आंसर आएगा वह आंसर आपको क्या होगा, आपका आएगा एयू में आ जाएगा, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम इसको क्या किए, इसके पहले आपने मान निकाला था 1.49 इंटू 10 की पावर -10 जूल, तो इसको हम क्या करें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करते हैं, हम भाग कर दे रहे हैं। तो आपका जब इसको भाग करेंगे मेरे प्यारे, आप लोग भाग खुद करिएगा, तो आपका होगा 0.931 गुणे 10 की पावर, अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इसको हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर आप कितना हो, जब इसको आप क्या करें, दशमलव हटेगा तो आपका 3 अंक इधर जाएगा, क्या 931 गुणे 10 की पावर, इसमें 3 घट जाए, 10 की पावर कितना होगा 6, और 6 को हम बोलते हैं क्या, मिलियन बोलते हैं, 6 क्या बोलेंगे, मिलियन, अर्थात आपको मिल जाएगा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः आपको स्पष्ट हुआ यहाँ से कि एक यू बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की प्राप्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, हम आपको मिलते हैं अगली क्लास के साथ जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे नाभिक का वर्गीकरण।